नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साहित्यिकी के इस अंक में आज हमारी चर्चा का विषय है चेतना और संवेदना के कवि मंगलेश डबराल। और इस विशेष परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्यकार बीना बेंजवाल और समालोचक दिनेश कुकरेती। बीना जी और दिनेश जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत बीना जी मैं आपसे करता हूं और मंगलेश जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की सारी परतें हम खोलें उससे पहले आपसे ये जानने का मन है कि हिंदी पट्टी में बतौर कवि आप मंगलेश डबराल जी का स्थान कहाँ पाते हैं? मंगलेश डबराल जी हिंदी कविता के ऐसे शीर्षस्थ कवि हैं जिन्होंने अपनी कविता में अनछुए अनुभवों को स्थान दिया जी। वो शीर्ष पर हैं जी। और उनकी कविताओं के माध्यम से जो पाठक है, जो पढ़ने वाले हैं, वो उस दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं जो उन्हें अपनी दुनिया लगती है। क्या बात है। और अगर कोई कवि ऐसी कविता लिख रहा है, पाठक से इस रूप में जुड़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि वह शीर्ष पर स्थित है जी। इसके अलावा उनकी जो कविताएं हैं उनमें एक खामोशी है, लेकिन वो खामोशी भी एक तरह से जो पाखंड है, छल छद्म, उसको चीरती हुई चली जाती है जी। उनकी जो कविताएं हैं उसमें संवेदना का खरापन नजर आता है। उन्होंने सामाजिक जो विसंगतियां हैं उनका प्रतिकार किया है, और प्रतिकार भी इतनी शालीनता से किया है, इतनी खामोशी से किया है। एक जगह वो कहते हैं जी कि जो कुछ भी था जहाँ तहाँ हर तरफ शोर की तरह लिखा हुआ, उसी को लिखता मैं संगीत की तरह। क्या बात है। तो ये है कवि मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं। उनकी जो कृतियां हैं, जब हम देखते हैं कि वो पहाड़ पर लालटेन के माध्यम से एक लौ जगाते हैं कविता के माध्यम से और हमें घर का रास्ता दिखाते हैं। आवाज़ भी एक जगह है, हम जो देखते हैं, या उनके उसके बाद जो कविता संग्रह आए हैं कि नए युग में शत्रु या स्मृति दूसरा समय है, ये 6 उनके कविता संग्रह हैं जी। तो ये ऐसे कविता संग्रह हैं कि जिनकी कविताओं को का विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, चाहे वो अंग्रेजी है, जर्मन है, डच है, पुर्तगाली है, इतालवी है, अनुवाद हुआ है जी। इनकी आवाज़ भी एक जगह है। उस कविता संग्रह का अनुवाद जी दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट के नाम से जी अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इसके अलावा और इसके अलावा उनकी जो कविताएं हैं उसका इतालवी भाषा में भी अनुवाद किया है मरियोला ओद्रेफी ने। तो कहने का मतलब, और ये कविता ही नहीं, गद्य में भी अभी हम आगे बात करेंगे किन किन विधाओं पर उन्होंने लिखा है जी। तो ये जो सारी उनकी कविता की जो विषयों की जो व्यापकता है वो उन्हें शीर्ष स्थान पर प्रतिष्ठित करवाती है। और इस संदर्भ में मैं विष्णु खरे जी का एक कथन उद्धृत करना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि आज की हिंदी कविता में मंगलेश डबराल की जो कलात्मक और नैतिक अद्वितीयता जी है, उसके बल पर उनकी जो अपनी शीर्ष उपस्थिति है कविता में और स्वीकृति है जी। वो शीर्ष पर तो है ही, लेकिन वो एक ऐसे कवि हैं कि जिनकी कविता में अपने ही संगतकार, जो उनकी बहुत श्रेष्ठ कविता है, एनसीईआरटी की किताबों में उसको पढ़ाया भी है मैंने सिलेबस में हाँ। तो उस संगतकार की तरह ही उनके अंदर एक, उनकी आवाज़ में एक हिचक है, वो अपने स्वर को ऊंचा न करने की एक कोशिश है। इसके बावजूद हम जानते हैं कि मंगलेश डबराल एक ऐसे विरल सर्जक हैं कि जिनकी कविताओं में उन आवाज़ों की गूंज सुनाई देती है जिन्हें दूसरी जगह कम सुनाई क्या बात सुनाई मतलब कम सुना जाता है। तो ऐसे कवि मंगलेश डबराल जिन्होंने हिंदी कविता को समृद्ध किया है, तो मैं उन्हें इस जगह पर देखती हूँ। बीना बेंजवाल जी, आपके इस पूरे वक्तव्य में मंगलेश जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की जो परतें खुली हैं
उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण बयान जो आपका था और वो उद्धृत किया जाना चाहिए, वो ये कि मंगलेश जी ने हमारे समाज की तमाम विसंगतियों पर लगातार लिखा है, लेकिन उनके स्वर इतने शालीन होते थे और इतने सहज ढंग से वो बहुत बड़ी बात कह जाते थे कि ये लगता था उनकी कविता पढ़ते हुए कई बार लगता है कि ये बात तो हम भी कह सकते थे, पर हम आज तक क्यों नहीं कह पाए। वही है, वो व्यवहार में जितनी शालीनता, लेकिन जहाँ मान्यताओं वाली बात है वहाँ उतनी दृढ़ता उनमें नजर आती है। वो दृढ़ता निश्चित रूप से वहाँ नजर आती है। जी। दिनेश कुकरेती जी, आप तो मंगलेश डबराल जी के व्यक्तिगत संपर्क में लंबे समय से रहे हैं और उस परिधि को भी जानते हैं जिस परिधि में स्वयं मंगलेश जी थे। एक कवि के रूप में, एक संपादक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में आप उनको कैसे याद करते हैं? नोटल जी, मेरे को लगता है कि मंगलेश जी को समझना है तो पहाड़ को समझना होगा। क्या और बात? पहाड़ को समझना है तो मंगलेश जी को समझना होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। मंगलेश जी से मेरी पहली मुलाकात लगभग 92 के आसपास हुई होगी जी। तब वो मैं दिल्ली में था तब जी। उसके बाद मैं दिल्ली में जब दोबारा गया तो फिर उनसे लगातार मुलाकातें होती रही। तो शुरू में ये लगता था कि बड़े रूखे व्यक्ति हैं जी। पहली नज़र में यही महसूस होता था, लेकिन जब धीरे धीरे महसूस होता था कि ये तो बिल्कुल अंदर से उतने ही मुलायम है। ये एक तरीके से स्फटिक की माला जैसे होती है, बाहर से बिल्कुल कठोर होती है वो, लेकिन उतनी जो चमक होती है वो मंगलेश जी के अंदर थी जी। और वो पहाड़ को भले ही वो जब यहाँ से गए अपने पढ़ाई छोड़ करके उनको जाना पड़ा रोजी रोटी की तलाश में जी। और दिल्ली जब वो गए तो उस समय तब वो वापस पहाड़ नहीं लौटे। कभी कभार उनका आना होता था एक मुसाफिर की तरह, लेकिन वो लौटे नहीं। लेकिन जो लालटेन जला गए थे पहाड़ में, लालटेन, वो आज भी पीपल पानी में नजर आती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो उनके व्यक्तित्व में बिल्कुल, उन्होंने खुद कहा एक जगह में, उन्होंने कहा कि मैंने इस शहर को देखा और मैं मुस्कुराया। कहाँ कोई कैसे रह सकता है, यह जानने में गया और फिर वापस ना आया। तो ये मंगलेश जी भले ही वापस न आए, लेकिन पहाड़, क्योंकि मैंने मंगलेश जी को जो देखा तो मैंने ये महसूस किया कि अगर आपने पहाड़ को एक क्षण भी कुछ उसका हिस्सा आपने जिया है, पहाड़ का अपना हिस्सा जो आपने जिया है, अगर उसको लेके आप कहीं भी जाते हैं तो कितने भी बड़े महानगर हो उसको आपसे छीन नहीं सकते। और वही मंगलेश जी के साथ हुआ कि उनसे वो पहाड़ को नहीं छीन पाया जी। क्योंकि मंगलेश जी एक संगीत से निकले हुए व्यक्ति थे। अच्छा। जब टेहरी में उनके पिताजी राम सहाय थे, वो एक मशहूर संगीतकार थे। अच्छा। और गाते भी बहुत अच्छा थे। उनके पास एक हारमोनियम हुआ करता था जी। और पुरानी टेहरी के बस अड्डे पर वो क्रांति के गीत गाते थे, टेहरी राजशाही के खिलाफ। अच्छा। ये एक नया पक्ष आपको उसके बाद जब ये टेहरी मतलब तमाम विसंगतियों के खिलाफ वो गाते थे, तो वहीं से मंगलेश जी ने भी उनसे सीखा संगीत जी। और संगीत में क्या है, वो राग रागनियों के एक विशेषज्ञ थे मंगलेश जी। राग दुर्गा तो मैंने भी उनसे सुना, राग दुर्गा, राग यमन, मालकौंस। जब वो गाते थे तो तब लगता ही नहीं था कि ये वही मंगलेश है जो कविता लिखते हैं जी। वो कविता लिखने वाला मंगलेश कुछ दूसरा होता था और गाने वाला मंगलेश कोई दूसरा। ये लगता था कि इनके बराबर तो कोई है ही नहीं जी। तो वो चीज़ जब वो पहाड़ से ले गए तो वो छूट नहीं पाई उनसे हमेशा, और वो अंत तक उनके साथ बनी रही। थोड़ा वो जो उनका जो स्वभाव था वो जल्दी हमारे बीच से चले गए अपने अखड़ स्वभाव के कारण, क्योंकि उन्होंने अपनी परवाह नहीं की जी। अपनी परवाह नहीं, लेकिन मंगलेश होना यानी पहाड़ होना और पहाड़ होना यानी मंगलेश होना, मैं दोनों को ही एक रूप में देखता हूँ जी। और मेरे को लगता है कि मैं मंगलेश जी से मैंने जो सीखा, मैंने लिखना, अगर मैंने कविताएं कुछ लिखी तो मैं उनसे प्रेरित होकर मैंने लिखना सीखा जी। ये दिनेश कुकरेती जी, आपने उनका जो एक पक्ष उद्घाटित किया मंगलेश जी के व्यक्तित्व का, वो जो संगीत की तरफ उनका झुकाव था, मुझे भी स्मरण आ रहा है कि एक बार महादेवी सृजन पीठ रामगढ़ में, हल्द्वानी के बगल पर रामगढ़ है, वहाँ वो आए थे किसी कार्यक्रम में, और वहाँ पर जब हमने उनसे राग सुने तो हम भी चकित रह गए कि मंगलेश जी का ये जो पक्ष है संगीत वाला, ये कभी बेशक वो सामने नहीं आया, वो बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा भी नहीं करते थे, लेकिन संगीत की उनको बहुत बारीक समझ थी और उनकी कविताओं में भी कहीं कहीं संगीत आता है। बहुत सारी कविताएं हैं जिसमें उनकी कविताओं में भी कहीं कहीं संगीत नजर आता है। ये जो हमारे ये गुणानंद पथिक जी हैं, केशव अनुरागी जी पर तो उनकी बाकायदा एक पूरी कविता है। गुणानंद पथिक से ही उनके पिताजी ने संगीत सीखा था जी जी।
वो जब, क्योंकि गुणानंद पथिक तो एक जन कवि रहे हैं। हाँ, तो कविता में वही जिक्र और करते हैं। वही लय उनकी उसमें भी आई, क्योंकि मंगलेश भी जनपक्ष के कवि थे। उन्होंने जनता को हमेशा अपने उसमें कविता में सबसे ऊपर रखा जी। और इसलिए वो उनका विरोध भी होता रहा इन चीज़ों को देख करके जी जी कि वो जनता को ही क्यों तवज्जो देते हैं। जी तो जी। हाँ, ये था। और उनके मंगलेश जी के व्यक्तित्व का एक बड़ा पक्ष ये है कि उनमें एक हद तक जिद थी। जिस फ्रेम को वो स्वीकार करते थे, फिर उससे आप उनको हटा नहीं सकते थे। बीना बेंजवाल जी, ये जो मानवीय संवेदना और चेतना की हम बात कर रहे हैं, मंगलेश जी की कविताओं में जो खासकर आती है, उस पर आपका नज़रिया, और अगर आप किसी कविता का ख़ास उल्लेख करना चाहें या किसी संग्रह का ख़ास उल्लेख करना चाहें जो सामाजिक विसंगतियों और उन पर उनका कटाक्ष रहा है, उसके प्रति उनकी तो लगभग हर कविता कुछ नए ढंग से मुखर होती है, उस पर आपकी टिप्पणी। मैं अपनी बात की शुरुआत उनकी कविता से करना चाहती हूँ। जरूर, जो स्वागत। कविता मुझे बहुत पसंद है। स्वागत। और अभी की जैसे कुकरेती जी कह रहे थे कि मंगलेश डबराल जी को देखना है तो पहाड़ उनमें नजर आता है। तो वो पहाड़ की माँ कैसी है और उस माँ की क्या तस्वीर है, तो इस कविता में वो जिक्र करते हैं जी। माँ की तस्वीर कविता का शीर्षक है। घर में माँ की कोई तस्वीर नहीं, जब भी तस्वीर खिंचवाने का मौका आता है, माँ घर में खोई हुई किसी चीज़ को ढूंढ रही होती है। क्या बात है। या लकड़ी घास और पानी लेने गई होती है। पहाड़ की माँ है, हाँ, ठीक है। जिसका संघर्षपूर्ण और कर्मठ जीवन है। या लकड़ी घास और पानी लेने गई होती है। जंगल में उसे एक बार बाघ भी मिला, पर वह डरी नहीं। उसने बाघ को भगाया, घास काटी, घर आकर आग जलाई और सबके लिए खाना पकाया। क्या बात है। मैं कभी घास या लकड़ी लाने जंगल नहीं गया, कभी आग नहीं जलाई। मैं अक्सर एक ज़माने से चली आ रही पुरानी नक्काशीदार कुर्सी पर बैठा रहा, जिस पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं। माँ के चेहरे पर मुझे दिखाई देती है एक जंगल की तस्वीर, लकड़ी, घास और पानी की तस्वीर, खोई हुई एक चीज़ की तस्वीर। क्या बात है। तो ये है मंगलेश डबराल जी की कविता। बहुत गहरी कविता कि जिसमें है। बहुत गहरी संवेदना है। वो ऐसे विषय उठाते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि बहुत अनछुए विषय हैं। जी। और जहाँ तक सामाजिक संचेतना की बात है कि हमारे समाज में जो बाजारवाद है, जो सांप्रदायिकता है, इनके विरुद्ध उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। भले ही उनकी कविताओं में वह स्वर नहीं, किनारे वाला वो स्वर नहीं दिखाई देता। जैसे मैंने कहा, वो खामोशी से लिखते हुए चले जाते हैं जी। और वो कविताएं किस तरह से कि हमारे समाज में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनकी जो ध्वनियाँ हैं वो समाप्त हो रही हैं। तो मंगलेश डबराल उन ध्वनियों को, उन आवाज़ों को इस शोर के बीच अपनी कविता में बचाए रखना चाहते हैं। बहुत अच्छा। जो मूल्य हैं, वो विषय ऐसे चुनते हैं जो साधारण विषय हैं, जो तात्कालिक विषय हैं, लेकिन उन साधारण विषयों, उन तात्कालिक विषयों को लेकर वो एक ऐसी असाधारण कविता रच देते हैं कि जो अपनी नई अर्थवत्ता से द्युतिमान हो जाती है। बहुत अच्छा। तो ये मंगलेश डबराल की कविता का रचना संसार। और एक रचना मैं उनकी और पढ़ना चाहती हूँ। जरूर। मंगलेश जी को हाँ, सुनना तो हमेशा ही सुखद होता है। जरूर। उनकी कविताएं मैं जब एमए में थी तब से पढ़ती आ रही हूँ, और तभी मैंने पहाड़ पर लालटेन सबसे पहले ली थी, और आज भी अधिकांश संग्रह मेरे पास है। तो हर रचना अपने अंदर एक बहुत बड़ा की अर्थवत्ता छुपाए हुए है। जी। तो रचना है आवाज़ भी एक जगह से संकलित है जी। कि तुम्हारे भीतर एक स्त्री के कारण तुम्हें मिल गया एक कोना, तुम्हारा भी हुआ इंतजार। एक स्त्री के कारण तुम्हें दिखा आकाश और उसमें उड़ता चिड़ियों का संसार। एक स्त्री के कारण तुम बार बार चकित हुए, तुम्हारी देह नहीं गई बेकार। एक स्त्री के कारण तुम्हारा रास्ता अंधेरे में नहीं कटा, रोशनी दिखी इधर उधर। एक स्त्री के कारण एक स्त्री बची रही तुम्हारे भीतर। बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर है कवि मंगलेश डबराल, जिनकी कविताओं में हमें गहरी संवेदना नज़र आती है। और सामाजिक संचेतना तो कोई ऐसा विषय नहीं है जो उन्होंने न छुआ हो। जी। चाहे समाज की रूढ़ियाँ हैं, चाहे वो पाखंड है, कोई भी विषय या वैश्विक विषय भी हैं, जी। उन वैश्विक विषयों पर भी
उन्होंने कविताएं लिखी हैं। जी। तो मंगलेश डबराल जी की रचना संसार पर बात करना इतने कम समय में तो संभव नहीं है। बहुत विशद रचना संसार है और वो अपनी सच और पहाड़ जैसा कि है, पहाड़ के जो पेड़ हैं, पिता पर उनकी बहुत सारी रचना कविताएं हैं, बहुत सुंदर, गुमशुदा, बहुत ऐसी ऐसी रचनाएं हैं कि आताई पर रचनाएं कि किस तरह से वो आ रहा है और वो सामने से तो हमें बहुत सज्जन पुरुष नजर आता है, लेकिन उसके भीतर किस तरह का एक वो इंसान नजर नहीं आता, कैसा व्यक्ति बैठा हुआ है, वो कविता पढ़ने के बाद हमें नजर आता है। तो ये है। बीना बेंजवाल जी, जो आप कह रही हैं कि मंगलेश जी के विषय की जब हम चर्चा करते हैं, वो मंगलेश जी का एक उनकी कविताओं को जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक बात समझ में आती है कि वो हमारे समाज से और समाज की पूरी परिधि से जिन चीज़ों को उठाते हैं वो चीज़ें हैं तो सामान्य, लेकिन उस सामान्य चीज़ को जब वो कविता में लाते हैं तो उसका जो एक यूनिवर्सल, एक वैश्विक प्रभाव जाता है। यही कारण है कि उनकी जो कविताएं हैं वो विदेशी भाषाओं में खूब अनुवाद उनका हुआ है, क्योंकि वो उनकी जो दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट की आप चर्चा कर रहे हैं, वो जितना भारत में है कि यह नंबर उपलब्ध नहीं है, उतना ही अमेरिका में भी है, उतना ही इंग्लैंड में भी है। यही एक वजह थी कि वो जो एक छोटी बात, एक छोटे प्रसंग से जो बड़ा संसार रचते थे, वो उनको यूनिवर्सल बनाता है। उनकी कविता में दवा की शीशियाँ हैं, वो छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और उन्हीं को उन्होंने कविता में लाकर ऐसी मतलब महत्ता दे दी है कि वो अपने में अद्भुत है, अप्रतिम है। अप्रतिम है। दिनेश कुकरेती जी, अभी आपके शुरुआती वक्तव्य में एक चीज़ आया, आपने एक नई बात कही और नए ढंग से कही कि मंगलेश जी और पहाड़ को अगर दो शब्द हों तो दोनों को आप अलग नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। उनकी कौन सी कविताएं हैं जिनमें आप हिमालय और पहाड़ को बहुत गहरा देखते हैं? यूँ तो अमूमन कविताओं में है। और एक चीज़ मैं और भी आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि जब मंगलेश जी एक बार पहाड़ छोड़कर महानगरों की तरफ चले गए और वो बराबर इस चीज़ का रिपेंट करते थे, उनको था इस बात का दुख कि वो वापस नहीं लौट कर आए, कहीं वही प्रभाव तो नहीं है जो उनकी कविताओं में रह रह कर आ जाता है? दरअसल मंगलेश डबराल ने अपने पिता के साथ जो पहाड़ को जिया उस दौर में, जब वो छोटे थे, वो अपने पिता के साथ जाते थे। जब वो टेहरी बस अड्डे पे या अन्य स्थानों पे, जब वो नाटक भी उनके घर में, एक उनके घर के आगे एक आंगन हुआ करता था जी, वहाँ पर नाटक होते थे तो पूरे आसपास के गांव वाले वहाँ पे देखने आते थे। अच्छा। उनके पिता संगीत की महफिल सजाते थे। अच्छा। तो तमाम लोग सुने, वो चीज़ें उनके भीतर वो गहरे तक बैठती चली गई जी। जब वो गए तो मजबूरी में गए थे उस समय जी, क्योंकि उनको पढ़ाई छोड़ करके जाना पड़ा जी, BA कंप्लीट नहीं कर पाए थे वो तब। अच्छा। तो जब वो गए तो वो उसको भी अपने साथ ले गए, उस हिस्से को पहाड़ के अपने साथ। तो छूट नहीं पाया। तो फिर उनकी कविताओं में जो पीड़ा पहाड़ की व्यक्त हुई, लेकिन उन्होंने खाली उसको पीड़ा के रूप में व्यक्त नहीं किया, उन्होंने एक समाधान भी उसमें दिया जी जी। वो निराश नहीं थे, उनकी कविताओं में निराशा कहीं नहीं है, उनकी कविताओं में आक्रोश है, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल विसंगतियों को लेकर आक्रोश वो आक्रोश है, लेकिन वो नहीं है उनके उसमें निराशा नहीं है जी। तो इसलिए उनका पहाड़ कभी नहीं छूट पाया। उनके आप कोई भी संग्रह पढ़ लो, वो पहाड़ की झलक कहीं ना कहीं से उसमें नजर आ रही है। उनकी एक कविता है, मैंने उसकी कुछ लाइनें कोट की हैं जी। पहाड़ शीर्षक से है कि पहाड़ पर चढ़ते हुए तुम्हारी सांस फूल जाती है, बहुत आवाज भर्राने लगती है, तुम्हारा कद भी घिसने लगता है, पहाड़ तब भी है जब तुम नहीं हो। और उन्होंने ये साबित किया कि वो नहीं है वहाँ, लेकिन पहाड़ तो है ही, पहाड़ है। वो उनकी कविता में देखा। एक वसंत करके वो कविता लिखते हैं, वसंत शीर्षक से, उसमें लिखते हैं कि इन ढलानों पर वसंत आएगा हमारी स्मृति में, ठंड से मरी हुई इन इच्छाओं को फिर से जीवित करता, धीमे धीमे धुंधुआता खाली कोटरों में, घाटी की घास फैलती रहेगी रात को, ढलानों से मुसाफिर की तरह गुजरता रहेगा अंधकार। यानी वो यहाँ पर भी स्पष्ट लिख रहा है कि वो निराश नहीं है, उनको वो जानते हैं कि अंधकार गुजरेगा, लेकिन वो जिस रूप में पहाड़ को देखना चाहते थे वो नहीं हो पाया, किन्हीं परिस्थितियों के कारण, तमाम कारण है इसके जी।
लेकिन वो उनकी एक सोच थी पहाड़ को लेकर के जी। कि मैं भले ही वापस नहीं लौट पाया, लेकिन ये पहाड़ वैसा ही रहे जैसा मेरी कल्पनाएं हैं इस पहाड़ को लेकर के। जी। और उन्होंने वही चीज़ें अपनी, उनकी चाहे घर का रास्ता हो, पहाड़ पर लालटेन हो, जी। तो वो लालटेन तो उनकी हमेशा जलती रही। क्या बात है। आज भी आप मंगलेश को देखोगे तो आपको लालटेन जलती हुई दिखाई देगी। जी। तो वो उनकी कविताओं से कभी दूर नहीं हुए, उनके साहित्य में भी वही है जी। उनके जो दो उन्होंने गद्य लिखे, उनमें गद्य रचनाएं जो उनमें भी उनकी पीड़ा यही झलकती है जी। एक कवि की, एक लेखक की क्या पीड़ा हो सकती है, घर छोड़ने की क्या पीड़ा हो सकती है जी। वो तमाम चीज़ें उनके उसमें आई जी। और जो उनका एक पक्ष जिसको लोग कम जानते हैं, जो पत्रकार, बेसिकल तो मंगलेश पत्रकार रहे जी जी, तो वहाँ भी उन्होंने उस चीज़ को बड़ी शिद्दत से उबारा जी। और उस दौर में उन्होंने, जब वो वहाँ पे दिल्ली में रहे, जनसत्ता में साहित्य संपादक रहे, फिर वो सारा समय में साहित्य संपादक हुए, तब पहाड़ के तमाम लड़कियाँ, तमाम लड़के, तमाम युवा जो चाहते थे कि हम भी लिखें, उनके पास जाते थे। हम भी उनमें से थे कि हम भी उनके पास जाते थे कि, और उन्होंने लोगों को मंच दिया। बिल्कुल। ये उनके, दिनेश कुकृति जी, ये मंगलेश जी का के व्यक्तित्व का ये एक बहुत बड़ा पक्ष था कि वो पहाड़ से हो, वो मैदान से हो, वो कहीं से भी हो, अगर उनको कोई प्रतिभा संपन्न युवा दिखता था तो वो उसको एकदम, एक तरह से जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में लिफ्ट कर देना, वो उसको एकदम स्पेस दे देते थे। मेरा कुकृति जी स्वयं भी एक अनुभव है कि एक बार एक ऐसे ही कहानी मैंने उनको दी, और मैंने तो केवल इसलिए दी कि मंगलेश जी हैं तो कुछ तो देना ही है, और बाद में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका में उस कहानी को 2-3 महीने बाद स्थान दे दिया। तो मंगलेश जी के अंदर ये क्वालिटी तो थी जो आप कह रहे हैं, और बतौर पत्रकार और बतौर संपादक उनका जो स्थान है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बीना बेंजवाल जी, हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बतौर कवि मंगलेश जी का जो स्थान आज है हमारी हिंदी कविता में, और कविता ही क्यों, हिंदी साहित्य में एक समालोचना और आलोचना बहुत बड़ा पक्ष है, और ऐसा आरोप लगता है, तमाम लोग लगाते हैं कि हिंदी पट्टी में कुछ खास लोगों को खास जगह पे बिठा दिया जाता है, कुछ बहुत सुयोग्य लोगों को जानबूझकर निचले पायदान पर बैठाया जाता है। वो क्या राजनीति है वो दिल्ली वाले जाने, जहाँ वो मठाधीश लोग बैठते होंगे। बहरहाल ये जब बहस चलती है, उस पूरी बहस के अंदर मंगलेश जी की जगह आप कहाँ पाते हैं? क्या कवि के रूप में उनकी स्थापना हो पाई है अभी तक? मुझे लगता है कवि के रूप में स्थापना उनकी हो पाई है, लेकिन उनकी कविता के बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिन पर चर्चा होना बाकी है। अपने एक इंटरव्यू में वो कहते भी हैं कि चाहे मेरी गुणानंद पथिक या केशव अनुरागी पर जो कविताएं हैं, उसमें जो संगीत का पक्ष है, जो शिल्प है, जो संरचना है, उस पर बातचीत होनी चाहिए। कहने का मतलब ये, जो अभी कुकृति जी ने बताया कि उनके पिता संगीत के जानकार थे, और वो संगीत इसीलिए पंचम कविता हो या और भी कविताएं हैं वो संगतकार में तो मैंने बताया कि नजर आता है। तो उनका ये कहना था कि उस पर बातचीत होनी चाहिए, ये शिल्प का एक नया प्रयोग है। तो इस पर तो मुझे लगता है कि उनका अपना स्थान जो है वो है, लेकिन ये जो पक्ष है इन पर अभी बातचीत होनी बाकी है। और एक चीज़ और मैं कहूँ कि गद्य के क्षेत्र में भी उनके मतलब अप्रतिम काम है। चाहे उनके एक बार आयोवा, उनका यात्रा डायरी देख लीजिए आप, अद्भुत, या उनके जो उन्होंने पटकथाएं लिखी हैं फिल्मों के लिए, चाहे संस्कृति है, पत्र, सभी विषयों पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, वैश्विक विषयों पर भी। तो एक ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व मंगलेश डबराल जी का था। तो उनकी कविताओं को के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी और बातचीत होनी उस पर बाकी है। दिनेश कुकृति जी, मैंने बीच में हस्तक्षेप करके आपको इसलिए रुका था कि उससे पहले मैं बीना बेंजवाल जी से ये वाला पक्ष जानना चाह रहा था। आप उनके पत्रकार और संपादक की जो भूमिका है, जिस रूप में वो रहे, उस पर टिप्पणी कर रहे थे, इस पर आप कुछ बोलना चाहें तो? दरअसल मंगलेश को अगर जानना हो तो एक पत्रकार के रूप में, एक आंदोलनकारी के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, एक कवि के रूप में, वो थोड़ा उनके चेहरे अलग अलग नज़र आते हैं, लेकिन बेसिकल है ही नहीं। मंगलेश ही हैं, वो चाहे साहित्य में हो, चाहे कविता में हो,
चाहे पत्रकारिता में हो, वो हर रूप में एक समान है। जी। पत्रकारिता में भी उन्होंने हर विषय को छुआ, जी, और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने उन विषयों को छूने के लिए औरों को भी मौका दिया। जी। तो ये सबसे मजबूत पक्ष तो मैं यही मानता हूँ कि हाँ, उन्होंने एक फेहरिस्त तैयार की अपने पीछे। जनसत्ता के माध्यम से विश्व साहित्य को भी मंच दिया। जी, और जैसे जी। आपने कहा कि नवोदित रचनाकारों को भी मंच उस दिया, दौर तो में ये बहुत बड़ा मुझे योगदान याद है, हम लोग डाक से अपनी रचना भेजते थे और वो वहाँ पे छपती थी दिल्ली में। जबकि आज आसान हो गया, आज की डेट में इंटरनेट हो गया, लेकिन आज छपना आसान नहीं है। तब ज़्यादा आसानी से छप जाती थी, क्योंकि तब वो जो संपादक होते थे तो उतनी गंभीरता से उस चीज़ों को लेते थे कि ये है आखिर क्या, ये लिख रहा है तो इसने अगर भेजी है तो इसके अंदर होगा क्या ऐसा, और वो छपते थे। सबसे इससे भी अच्छी बात ये थी कि वो मंगलेश जी सलाह देते थे उसमें सुधार की, अगर सुधार की गुंजाइश होती तो बताते इसमें ये सुधार कर दो भाई, इसको दोबारा लिया ना जी, और इसमें ये सुधार करो जी। तो ये बड़ा पक्ष था जो आज के उसमें देखने को नहीं मिलता। जी तमाम जी। दिनेश कुकरेती जी, आप जो बतौर संपादक और बतौर पत्रकार मंगलेश जी के पक्ष को उद्घाटित कर रहे हैं, उस दौर का जनसत्ता हमने भी देखा है। रविवारी जनसत्ता जो आता इंतजार रहता था, उसको वो उससे शानदार साहित्यिक सामग्री आपको कहीं और नहीं मिलती थी। और सहारा समय को भी, राष्ट्रीय सहारा को उन्होंने जो कलेवर दिया था उस दौर में, तो बतौर पत्रकार और बतौर संपादक खासकर, रेत घड़ी जो राजस्थान के शिक्षकों की कविताओं का संग्रह, उसका संपादन किया जी। उत्तर क्षति जो 50 साल नेशनल बुक ट्रस्ट में तो लास्ट तक रहे वहाँ पे, तो इसके बाद भी वहाँ पर रहे। बीना बेंजवाल जी, जब हम ये सारी मंगलेश जी की बात के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जो मैं कुकरेती जी के पास भी इस सवाल के साथ जाऊंगा कि हमारा जो पाठ्य पुस्तकों का संसार है, वो आप पहली कक्षा से लेकर और हायर एजुकेशन की एमए तक गिन लीजिए, उनमें मंगलेश जी जिस स्तर के वो कवि हैं, क्या उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है? और अगर नहीं मिला है तो क्या वजह है उसकी, क्यों नहीं मिल पाया? नहीं, मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन में हिंदी प्रवक्ता रही हूँ जी, तो मैंने संगतकार कविता उनकी पढ़ाई है, तो बहुत श्रेष्ठ कविता है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। वो नहीं मिला, क्या वजह है? और वजह है, जैसा कि आपने एक संकेत दिया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सभी जगह वो मठाधीश बैठे हुए हैं या गुटबंदियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई जो रचना है, उस रचना को वह स्थान नहीं मिल पाता है जिस मीटर की, जिस कद की वो रचना है। तो इसके पीछे वही हमारी छोटे कुकरेती जी, उत्तराखंड का जो हमारा सिलेबस हम सभी देख रहे हैं भाई, हम सभी के बच्चे पढ़ने वाले हैं, क्या मंगलेश जी, क्योंकि उत्तराखंड से रहे हैं मूलतः, ऐसे तो मंगलेश डबराल वैश्विक स्तर के कवि माने जाते हैं, आपने बीना बेंजवाल जी ने शुरू में उद्घाटित किया था इस तथ्य को, लेकिन उत्तराखंड का जो सिलेबस है, हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, उनमें मंगलेश जी कितने हैं? मंगलेश जी अगर मैं कहूँ तो मेरी दृष्टि में मंगलेश जी नहीं है। एक संतोष करने के लिए उन्होंने उसको थोड़ा बहुत शामिल कर दिया मंगलेश जी को, लेकिन है नहीं, मंगलेश जी जैसे तमाम लोग नहीं है। अच्छा। जबकि होना ये चाहिए कि मैं तो, जो मेरा व्यक्तिगत सोच है कि मंगलेश जी पर एक पीठ बननी चाहिए किसी विश्वविद्यालय में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्योंकि मंगलेश जी को समझना हो तो उनको तो उन पे जितना अध्ययन करना होगा, तो ये समझ लो कि आप पहाड़ पे अध्ययन कर रहे हो जी, तो उन पे जो पीठ बनेगी उसके माध्यम से एक नई पीढ़ी जो आएगी उनको एक दिशा मिलेगी, एक मंच तो मिलेगा। मंगलेश जी को तो कोई स्थान दिया नहीं गया, बल्कि मंगलेश जी क्यों, यहाँ पे कन्हैयालाल डंडेल को भी पढ़ाया जाना चाहिए, गुणानंद पथिक को भी पढ़ाया जाना चाहिए, है ना। तमाम लोग हमारे पहाड़ में जिन्होंने पहाड़ के लिए तमाम अपने साहित्य, अपनी कविताओं के माध्यम से जो अपना योगदान दिया, उनको पता चलना चाहिए नई पीढ़ी को कि ये लोग थे जी। हाँ, ये बहुत बड़ी भूमिका हम लोग, लेकिन ये दुर्भाग्य है जो नीति निर्देशक हैं उनको कुछ पता है नहीं जी, और फिर स्वाभाविक है कि नई पीढ़ी तो। दिनेश कुकरेती जी, ये सवाल मैं आखिर में इसीलिए लेकर आया था आपके पास कि हम एक अपने अंचल के एक व्यक्ति को वैश्विक कवि मान रहे हैं, हमारे घर में उनकी कितनी प्रतिष्ठा है, ये जानना आपसे बहुत ज़रूरी था। बहरहाल ये एक नई तरह की बहस है। मंगलेश डबराल जैसे विराट व्यक्तित्व पर बात करने के लिए बीना बेंजवाल मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा कि आधे घंटे का समय कम समय है। बावजूद इसके बीना बेंजवाल जी और दिनेश कुकरेती जी, आप दोनों ने मंगलेश जी के पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को संक्षिप्त समय में जिस तरह से समेटा,
और हमारे दर्शकों को जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली, इसके लिए आप दोनों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।